कि 11 अप्रैल को अमेरिका और इंडिया का 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर अमेरिका आ रहे हैं। आप इसको किस तरह देखती हैं, इस डायलॉग को, इस 2+2 को, जबकि अमेरिकन जो है बहुत सारे क्वेश्चन मार्क इंडिया के ऊपर लगा चुके हैं। तो आप इस डायलॉग को किस तरह देख रही हैं? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस वाले से? जी बिल्कुल, ये आप देखेंगे पहला 2+2 डायलॉग है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और जैसे कि 2018 से लगातार डायलॉग हो रहा है। तो पहला मिनिस्टीरियल जो हुआ था 2018 में, 2019 में, फिर 2020 में। ये अब 1.5 साल के जो गैप के बाद हो रहा है। कई इश्यूज थे, जैसे कोविड चल रहा था, उसके बाद आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे इंडिया में। दूसरी बात, यहाँ पे भी जो है जो मेयर गारसेटी हैं उनके नॉमिनेशंस को लेके चीज़ें चल रही थी। तो कुछ ना कुछ चल ही रहा था, इसलिए चीज़ें पुश ऑफ हो गई। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि फाइनली जो है दोनों साइड्स आ रही हैं साथ 2+2 के लिए। 2+2 डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है। आप देखेंगे हिस्ट्री में भी, एंड हम लोग बाद में भी उस बारे में बात करेंगे, जो जो अचीवमेंट्स रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स रही हैं 2+2 डायलॉग की। जहाँ तक इस डायलॉग की बात है, मेरे ख्याल में कई लोग कह रहे हैं कि जिस परिस्थिति में हो रहा है क्या हो पाएगा, कुछ अचीव भी कर पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही वक्त पर हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जब आप देख रहे हैं कि कुछ तरीके की चीज़ें आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कुछ लोगों से। वैसे तो मुझे लगता है कि जो अपर एचेलॉन्स ऑफ गवर्नमेंट में लोग हैं वो समझ रहे हैं इंडिया की पोजीशन को, इंडिया के इंडिपेंडेंट स्टांस को। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत बातें होती हैं ये सब, स्पेशली वॉशिंगटन डीसी में, तो उस नज़रिए से मुझे लगता है ये बहुत अच्छी मैसेजिंग होगी कि जो भी हो जाए, कुछ अगर हमारे बीच में छोटी मोटे मतभेद भी हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो पूरा का पूरा संबंध है वो उसके नीचे आ जाएगा। तो ये मैसेजिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिखाने के लिए कि कुछ भी हो जाए हम लोग साथ हैं, और मोमेंटम जो है रिलेशनशिप में वो लगातार बरकरार रखेंगे। कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई वॉशिंगटन में, तो उसके बाद जब सेक्रेटरी एंटी ब्लिंकन ने विजिट करना शुरू किया इंडो पैसिफिक कंट्रीज का, तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि खास करके इंडो पैसिफिक के, खास करके क्वाड के ममालिक को कहा कि इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें, जिसमें जाहिर बात है अमेरिका खुद है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आप इसको क्या रीड करती हैं जब एक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्वाड ममालिक को या अपने इत्तेहादियों को कहे कि इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए? तो इससे क्या मुराद है? इकोनॉमिकली, मिलिटरली, टेक्नोलॉजिकली, एकेडमिकली, रिसर्च में, यानी कैसे आप देखती हैं कि इंडिया को मेन स्ट्रीम किया जाए? ये क्या, इससे क्या मुराद आप लेती हैं? देखिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो ये बात भी है कि हर किसी को अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा इंडिया के स्टांस के बारे में। आप देख लें पूरे क्वाड में सबके सब मिलिट्री अलायंस में है कि नहीं? सब ऑलरेडी नेटो में है, अपनी अपनी मिलिट्री अलायंस में। इंडिया महज एक क्वाड पार्टनर है जो कि किसी अलायंस में नहीं है। दूसरी बात, इंडिया उस तरीके का भी डेवलप्ड इकोनॉमी भी नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी है लेकिन उस तरीके का डेवलप्ड इकोनॉमी भी नहीं है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये कमेंट्स एक अकोमोडेशन की तरीके से भी देखे जा सकते हैं, और इस तरीके से भी देखे जा सकते हैं कि कैसे हम, जैसे इंडिया अब बड़े स्तर पर आ रहा है ग्लोबल स्टेज पे, तो उसकी कैसे क्वाड में भी मेन स्ट्रीमिंग हो। अब आप देख लें, अभी चाहे वो डिफेंस को ही आप देख लें, अभी सारी बातें हो रही हैं रशिया पे डिपेंडेंसी की और इन सब चीज़ों पे। लेकिन आप सिप्री की फिगर्स उठा के देख लें तो इंडिया ने तो एक्चुअली में कम किया है अपना रशिया से डिफेंस प्रोक्योरमेंट, और उसी अबाउट 53% कम किया है, और उसी दौरान जो है काफ़ी इंक्रीज किया है वेस्टर्न कंट्री से, चाहे वो यूएस हो जाए, फ्रांस हो जाए, इजराइल हो जाए। लेकिन अब भारत को ये भी समझना है कि एक निर्भरता को आप हटाने के लिए दूसरी निर्भरता पे ना चल जाएं, तो वो आत्मनिर्भरता भी यहाँ पे जो चल रहा है भारत में वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि भारत को भी अब देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए हमारा जो फ्यूचर है किसके साथ है। पास्ट के जो टाइज थे वो रशिया के, रूस के साथ थे, सबके साथ थे, लेकिन आने वाले आप सभी जगह पे देख ले, चाहे वो जो बच्चे आते हैं इंडिया से, ज़्यादातर वो पसंद करते हैं यूएस में ही पढ़ना अब, या वेस्टर्न कंट्रीज़ में पढ़ना। ट्रेड टाइज अभी सबसे ज़्यादा जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हैं।
आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सारे यहाँ से आ रहे हैं, और जिसमें कि इंडियन अमेरिकन भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आप ग्लोबल सप्लाई चेन्स की भी बात करते हैं, इस समय जब कोविड हुआ तो सबसे पहले हमने यही देखा ना कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था, उसे लगा कि हमारी एक चीन पर एक निर्भरता हो गई है। और ये तो सबके ही, सारी वेस्टर्न नेशन सबके ही हित में है कि एक जगह से डिपेंडेंसी ना हो, उसे हम डाइवर्सिफाई करें। तो मुझे लगता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडिया को देना कोई ऐसा हर ही किसी के हित में है। वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वो हर किसी के हित में, चाहे वो हम साथ में काम करेंगे, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो गए क्वाड स्कॉलरशिप्स में, या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में हो गया जैसे यूएस इंडिया DTTI के तहत करते हैं, या फिर जो आपके सारे 4 वर्किंग ग्रुप्स हैं क्वाड के अंदर, उसके तहत हो गया। तो मुझे लगता है उस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को आपको उस नज़रिए से देखना चाहिए। अच्छा कीर्ति सर, ये बताइएगा कि जब जो 2+2 है, सारी बात है, ये फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है के लेवल पे है, तो इट मींस के जो अमेरिकन हैं वो जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में इंडिया को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड मिनिस्टर बीच में होता या इकोनॉमी की चीजें देखनी होती तो वो एक पता चलता भाई इसकी डायरेक्शन ये है। सो व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस, तो इससे मुराद क्या है? सिर्फ चाइना है या इससे मुराद जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उनको भी स्ट्रेंथन करना है? और काइंडली जरा बताइएगा कि आप क्या समझती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब हैं, तो किन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर एक कोई डिस्कशन या डायलॉग या एक टॉक या एक बात हो सकती है? देखिए, 2+2 को तो आपको ये डिफेंस, स्ट्रेटेजिक और इंडो पैसिफिक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इन सब चीज़ों के ही नज़रिए से देखना होगा। जो आप कमर्शियल टाइज की बात करते हैं तो उसके लिए अलग फोरम मौजूद हैं, चाहे वो आपका यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग हो गया, CEO फोरम हो गया। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।